हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डॉक्टर स्टोन के 4th सीजन के एपिसोड 8 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 8 के स्टार्ट में जेनो रिवाइव हो जाता है। फिर जेनो उसके ऊपर आ रहे पानी की केव तक जाता है, जो कि आयोनाइज्ड नाइट्रिक मिनरल्स की मिट्टी वाली एक केव होती है और ये नाइट्रिक एसिड है। तभी जेनो थोड़े नाइट्रिक एसिड को स्टैनली पर डालता है, जिससे स्टैनली भी रिवाइव हो जाता है। तो जेनो कहता है कि उसे लगा ही था कि स्टैनली ने अपनी कॉन्शियसनेस को मेंटेन करके रखा होगा। तभी स्टैनली पूछता है कि तब से अब तक कितना समय बीत गया है। तो जेनो कहता है कि लगभग कई हजार साल बीत गए हैं और अब यहाँ पर कोई बिल्डिंग्स नहीं है और कंक्रीट का पीएच। देन स्टैनली कहता है कि हाँ ठीक है और वो अपनी जेब चेक करता है। तभी जेनो कहता है कि उसके सारे कपड़े घिस गए हैं, इसीलिए उसे अपने स्मोक्स नहीं मिलेंगे और इस अवसर का लाभ उठाकर उसे टॉक्सिक गैस इनहेल करना छोड़ देना चाहिए। तो स्टैनली पूछता है कि अब वो क्या करेंगे। तभी जेनो कहता है कि एक आदमी ने उससे कहा था कि ह्यूमैनिटी की हर अवस्था में एक ऐसा पर्सन जरूर होगा जो कि इस वर्ल्ड के बारे में सब कुछ जानना चाहता होगा। इसीलिए अब ये रेस शुरू हो गई है जिसमें कौन पहले साइंस को मास्टर करके स्टोन वर्ल्ड का नया रूलर बनेगा। उसके बाद स्टैनली पूछता है कि ये क्या है। तभी जेनो इसे नाइट्रिक एसिड बताता है। तो स्टैनली पूछता है कि क्या जेनो श्योर है कि ये इन्हें जगा देगा। तभी जेनो कहता है कि उसने स्टैनली से कई हजार साल पहले कहा था कि अगर वो लोग पेट्रिफाइड होने के बाद अपनी कॉन्शियसनेस को मेंटेन रखते हैं तो वो नाइट्रिक एसिड से रिवाइव हो जाएंगे। तो ब्रॉडी कहता है कि उनके पास इतने ही सर्वाइवर्स हैं। तभी माया कहती है कि वेन्यू स्टाफ ने भी स्टैनली के ऑर्डर्स को सुना था, इसीलिए शायद ये लोग भी जगे हो सकते हैं। तो माया कार्लोस को रिवाइव करती है। तभी कार्लोस के मुंह से प्लेटिनम की रिंग निकलती है। तो जेनो उस प्लेटिनम की रिंग को पाकर हैप्पी हो जाता है और वो कहता है कि वो लोग इमेजिन करें अगर एक वर्ल्ड चैंपियन मार्शल आर्टिस्ट इस स्टोन वर्ल्ड में रिवाइव होता तो वो इस वर्ल्ड पर राज करने लगता। पर इस प्लेटिनम से वो बहुत सारा नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे, जिससे वो बहुत सारा गन पाउडर बनाएंगे। पर पहले उन्हें लोग चाहिए। देन वो लूना एंड अदर्स को रिवाइव करते हैं। फिर वो लोग येलो डेंट कॉर्न वाले एरिया की तरफ जाते हैं और वो वहाँ पर मक्का उगाने का आइडियल प्लेस ढूंढकर वहीं पर अपना बेस बनाएंगे और वो पहले रोटी कपड़ा मकान को सिक्योर करेंगे। फिर वो गन पाउडर प्रोड्यूस करेंगे। देन वो लोग मेटल्स को रिफाइन करके प्रेशियस मशीन्स बनाएंगे और वो फायर आर्म्स भी बनाएंगे। तभी स्टैनली वहाँ पर गन से निशाना लगाता है। तो जेनो कहता है कि वो अब इस स्टोन वर्ल्ड में साइंस और वारफेयर की अच्छी अवस्था पर है। तभी स्टैनली वहाँ पर तंबाकू के पौधों को देखता है। तो जेनो कहता है कि टोबैको के पौधे यहाँ पर वाइडली उगते हैं। तभी स्टैनली खुद की हेल्प करने का कहता है। तभी जेनो कहता है कि इन पत्तियों को सुखाकर और उन्हें पीसकर और उन्हें कागज पे लपेटकर वो सिगरेट बना सकते हैं। फिर स्टैनली ऐसा ही करता है। तभी जेनो कहता है कि उन्हें अब कोई डरा नहीं सकता है, क्योंकि उसकी साइंस की नॉलेज और स्टैनली की फायर आर्म्स की स्किल से वो इस वर्ल्ड के रूलर्स बनेंगे। और ये सही है ना स्टैनली। तो स्टैनली जेनो को हाँ बोलता है। उसके बाद रियुसुई कहता है कि सेंकू और जेनो लगभग सेम टाइम पर रिवाइव हुए थे और उन दोनों ने ही नाइट्रिक एसिड का यूज करा था। पर सेंकू ने साइंस का यूज जान बचाने के लिए किया है और जेनो ने साइंस का यूज जान लेने के लिए किया है। तभी लूना सोचती है कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं और क्या ये डिसेंट दिखने वाला बंदा सेंकू जेनो का स्टूडेंट है। तो ताइजू कहता है कि उनका रॉकेट बनाना सिखाने वाला टीचर ही एनिमी साइंस बॉस है। तभी लूना ताइजू को देखकर उसकी तरफ पॉइंट करने का सोचती है, जिससे स्टैनली उसे शूट कर देगा और वो इस वॉर को जीत जाएंगे और वो इसीलिए ही यहाँ पर आई है और वो एक कैपेबल वुमेन लूना है। तो सेंकू कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो उन्हें लूना से मिली है उनके लिए बहुत यूजफुल है और डॉक्टर जेनो उनका एनिमी है, इसीलिए शायद पेट्रिफिकेशन डिवाइस उनका सीक्रेट वेपन बन सकता है। तभी गिनरो पूछता है कि क्या ये अभी भी वर्क करता है। तो सेंकू कहता है कि इस पेट्रिफिकेशन डिवाइस की बैटरी कम्प्लीटली ड्रेन हो चुकी है। तभी ताइजू पूछता है कि वो इस पेट्रिफिकेशन डिवाइस का यूज कैसे करेंगे। तो सेंकू कहता है कि डॉक्टर जेनो साइंस के वेपन्स की पावर को जानता है, इसीलिए वो पेट्रिफिकेशन डिवाइस से जरूर घबराएगा। फिर रियुसुई कहता है कि वो पेट्रिफिकेशन डिवाइस को डॉक्टर जेनो के सामने एक अनस्टॉपेबल अल्टीमेट वेपन के ब्लफ की तरह दिखाएंगे। तभी लूना ताइजू की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट करने वाली होती है और वो याद करती है कि ताइजू ने उसे सिप पर लेकर उसके वुंड्स को ट्रीट करा था। तो लूना ताइजू की तरफ उंगली नहीं करती है। देन लूना स्टैनली तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है कि सेंकू नाम का बंदा जेनो को जानता है। तभी कार्लोस कहता है कि शायद लूना उन्हें कुछ बताना चाह रही है।
तो रियुसुई लूना को ऐसा करते हुए देख लेता है। तभी मैक्स लूना का मैसेज समझ जाता है कि वो सेंकू बोल रही है और शायद ये जरूरी इन्फॉर्मेशन है, इसलिए उसे ये इन्फो जेनो तक पहुंचानी होगी। तो मैक्स रेडियो से सेंकू का नाम जेनो तक पहुंचाता है, जिसे सुनकर जेनो शॉक्ड हो जाता है। फिर मिनामी को उनके रेडियो पर कुछ साउंड सुनाई देता है और वो सेंकू को इस साउंड के बारे में बताती है। तभी सेंकू कहता है कि ट्रांसमिशन वॉइस एक प्रॉपर चिप डिवाइस से होते हुए जा रही है, इसीलिए इस एनक्रिप्टेड मैसेज को वो नहीं सुन सकते हैं। तो ताइजू कहता है कि क्या एनिमी सीक्रेटली बात कर रहा है और ये फेयर नहीं है। तभी हनाडा पूछती है कि क्या वो इस मैसेज को डिकोड नहीं कर सकते हैं। तो सेंकू कहता है कि ये इतना आसान नहीं है और इसके लिए उन्हें एक स्पेक्ट्रम एनालाइजर चाहिए होगा। तभी ताइजू कहता है कि वो ऐसा तुरंत नहीं कर सकते हैं। तो रियुसुई सोचता है कि लूना के मुंह चलाने के बाद कम्युनिकेशन हुआ था, इसका मतलब उनका एनिमी उनके नजदीक ही है। उसके बाद स्टैनली डॉक्टर ताइजू को शूट करने वाला होता है। तभी जेनो स्टैनली को फायर करने से रोक लेता है और डॉक्टर ताइजू एक बॉडी डबल था, पर असली एनिमी लीडर ओवर पावर्ड साइंटिस्ट सेंकू है। तो स्टैनली पूछता है कि इनमें से सेंकू कौन है। तभी जेनो सोचता है कि जिसने ट्रांसमिशन पर पहली बार बोला था वही डॉक्टर सेंकू था, क्योंकि उसकी साइंटिस्ट डिसीजन मेकिंग क्विक है और उसने उनके सारे ट्रांसमिशंस को रिकॉर्ड करके रखा है और ये सेंकू की आवाज है। तो स्टैनली कहता है कि वो यहाँ से उसे सुन नहीं पाएगा। फिर जेनो कहता है कि स्टैनली को ऐसा नहीं करना है और वो सेंकू की आवाज से उसकी हाइट का पता लगा लेगा, जो कि वो वोकल ट्रैक्ट की लंबाई की मदद से करेगा। इसलिए सेंकू की हाइट 5 फुट 7 इंच के लगभग है, क्योंकि सेंकू उनके पहले और आखिरी बार मिलने के बाद अब कुछ लंबा हो गया होगा और अब सेंकू की एज 19 साल की है। तभी स्टैनली लूना की हाइट को कंपेयर करके अपने 5 फीट 7 इंच वाले 1, 2, 3 टारगेट्स को सिलेक्ट करता है। देन रियुसुई कहता है कि यहाँ पर स्नाइपर है, इसीलिए उन्हें किसी चीज के पीछे छुप जाना चाहिए। तभी लूना कहती है कि क्या इन लोगों ने उसे पकड़ लिया है और लूना स्टैनली की तरफ देखने लगती है। तो स्टैनली कहता है कि लूना उसकी तरफ ना देखे, पर नहीं, लूना उसी की तरफ देखे, क्योंकि एनिमी का ओपी साइंटिस्ट लीडर स्मार्ट है। इसलिए इन तीनों में से जो लूना को नोटिस कर लेगा कि वो कहाँ देख रही है और फिर तुरंत ही वो उसकी तरफ देखेगा। तभी सेंकू स्टैनली की तरफ देखता है और स्टैनली सेंकू को हाय बोलता है। उसके बाद सेंकू स्टैनली की नजरों से दूर भागता है, पर स्टैनली सेंकू की पोजीशन को जज कर लेता है। तभी स्टैनली जेनो से लास्ट बार पूछता है कि क्या उसे सच में सेंकू को किल करना है। तो डॉक्टर जेनो सोचता है कि वो अपनी साइंस से पूरे वर्ल्ड को रूल करने के बारे में सोचता था और अगर वो दोनों अपनी फोर्सेस को मिला ले तो ये आसानी से हो जाएगा, पर सेंकू किसी दूसरे फ्यूचर को एक्सेप्ट करता है। फिर जेनो स्टैनली को शूट करने का ऑर्डर देता है। तभी सेंकू वहां पर एक पाउडर का बोरा लेता है और वो उसमें पानी मिलाता है। तो स्टैनली सेंकू पर बुलेट शूट करता है, जो कि शिप के वुड को तोड़कर अंदर आती है। तभी सेंकू सोचता है कि जब पाउडर पार्टिकल्स को किसी फ्लूइड के साथ मिक्स करा जाता है तो ये मिक्सचर फ्लूइड की तरह ही मूव करता है जब वो इसे धीरे से हिलाते हैं तो, पर जब वो इस मिक्सचर पर एक डायरेक्शन से बहुत तेज इम्पैक्ट करते हैं तो ये सॉलिड की तरह बिहेव करता है। और इस पर एक रिसर्च भी हुई थी जिसमें वो इससे बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने वाले थे। फिर बुलेट के टुकड़े बोरे के पार जाकर सेंकू को थोड़े कम स्पीड पर हिट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर डॉक्टर स्टोन के 4th सीजन का एपिसोड 8 एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।